हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजी स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आया है जो कि आपके एमपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस बैच कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और इस बैच कोर्स में आपको इंडिया के सभी टॉप के एजुकेटर्स एक साथ मिल जाएंगे। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले आपको मिल रहा था 4500 का, तो अभी आपको 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके बाद में ये हो जाता है सिर्फ 899 का। और इसमें भी अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो मेरा ABRG10 तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। और आपको पता होगा कि बहुत सारे आपको यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 30 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंकोना और बायोडीजल। बायोडीजल जो है वो सिंकोना से नहीं मिलता। आपको पता होगा कि बायोडीजल जो है वो मिलता है जेट्रोफा से। किससे मिलता है? जेट्रोफा से, जिसको हिंदी में हम लोग रतन जोत कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वो निम्नलिखित में से किस गैस के कारण हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। इसको शॉर्ट में मिक गैस बोलते हैं, MIC मिक गैस बोलते हैं। और 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि जो बायोडायवर्सिटी है वो कहाँ पाई जाती है। तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है, तो विश्व में पाई जाती है भूमध्य रेखा के पास। विश्व में कहाँ पे पाई जाती है? भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरनोबिल जो परमाणु दुर्घटना है उसका संबंध किस देश से है। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? सही आंसर हो जाएगा आपका यूक्रेन। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध जो है यूक्रेन से है, याद कर लेंगे। और ये जो है ये हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो सर्वाधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो स्थित है अंडमान निकोबार में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको पता है कि जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि धुंध का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है। तो धुंध का निर्माण किसके द्वारा होता है? सही आंसर है धुएं और कोहरे के द्वारा। धुंध का निर्माण किसके द्वारा होता है? धुएं और कोहरे के द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव वनों का विस्तार है वो किस राज्य में है। भारत में जो सबसे अधिक मैंग्रोव वन है वो किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है वो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। और आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन का डेल्टा है, तो यहीं पर सर्वाधिक मैंग्रोव वनों का विस्तार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मोनाल मोनाल जो है वो उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो मोनाल जो है वो उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राजकीय पक्षी है? सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे जो मोनाल है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो साइलेंट वैली है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरणीय सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना। तो ये सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो चिपको आंदोलन का जो जनक है वो कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी 1973 में। और किस राज्य से हुई थी? तो याद रखेंगे उत्तराखंड से हुई थी। कहां से हुई थी? उत्तराखंड से। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और जो वर्गीस कुरियन है इनको भारत में कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। ये अमूल कंपनी के फाउंडर भी हैं, ध्यान रखेंगे। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। ठीक। और जो पांडुरंग हेगड़े हैं तो इन्होंने 1983 में कर्नाटक में एपिको आंदोलन की शुरुआत की थी। कर्नाटक में इन्होंने एपिको आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो ध्रुवीय क्षेत्रों से अगर भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर मिलती है? भूमध्य रेखा पर। तो जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरी से पांचवी कक्षा, क्लास 3 से क्लास 5 तक जो है वो ईवीएस को शामिल किया गया है एनसीएफ 2000 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकतम जो भूस्खलन की घटनाएं हैं वो कहां होती हैं? तो भारत में अधिकतम जो भूस्खलन की यानी कि लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो होती हैं हिमालय में। कहां होती हैं? हिमालय में। इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे पूछा जाए कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है, तो आप याद रखोगे ये है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि उनमें होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, तो इसीलिए इन्हें वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तरुण भारत संघ के जो राजेंद्र सिंह हैं उनको किस कार्य के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तरुण भारत संघ के जो राजेंद्र सिंह हैं तो उनको याद रखेंगे, उनको जल संरक्षण के लिए जो है वो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस गैस के द्वारा सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो कौन सी गैस है जिसके द्वारा सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो आपका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू मवेशियों से कौन सी हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। जो घरेलू मवेशी हैं तो उनसे जब वो जुगाली करते हैं तो उनसे ग्रीन हाउस गैस जो है जो उत्सर्जित होती है वो होती है मीथेन। अगला प्रश्न है कि नदी के मुहानों पर क्या पाया जाता है? तो नदी के मुहानों पर जो है ताजा और खारा जल, समृद्ध जैव विविधता और अधिक उत्पादकता, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।